हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे फील्ड लाइंस का बिहेवियर देखेंगे कि अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं या फिर दो सेम इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फील्ड्स का बिहेवियर कैसा होता है। फिर हम लोग बहुत अच्छे प्यारे प्यारे स्पाइसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे ग्राफ बना लेता हूं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो मान लो सपोज यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। ओके, और यहाँ पे पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी वेक्टर फॉर्म में। अगर यहाँ पे पॉइंट Q है और यहाँ पे पॉइंट P है तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा Q से लेके P तक का। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये दोनों पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर 0,0 से पता होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट P के लिए बना देता हूँ और एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q के लिए बना देता हूँ। ठीक है, सपोज मान लो कि ये वाला पॉइंट हमारा O है, तो O से लेके P तक का पोजीशन वेक्टर सपोज R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर। ठीक है, वैसे ही O से लेके पॉइंट Q तक का पोजीशन वेक्टर सपोज R0 वेक्टर है। क्या है? R0 वेक्टर। हमें अगर ये पोजीशन वेक्टर निकालना है इसका, तो अगर आप इसको देखते हो OQP को, तो ये एक ट्रायंगल है। ओके, तो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे भैया? देखो, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। QP पोजीशन वेक्टर हमारा क्या आएगा। ओके, तो देखो इस तरीके से O पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे Q पॉइंट है, सपोज मान लो यहाँ पे Q पॉइंट है और ये हमारा चार्ज है। ओके, तो O से लेके Q तक का ये पोजीशन वेक्टर है, वैसे ही O से लेके P तक का ये पोजीशन वेक्टर है, और वैसे ही पॉइंट Q से लेके P तक का पोजीशन वेक्टर ये है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ O से लेके Q तक, तो OQ वेक्टर प्लस इसका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो QP वेक्टर। अब देखो हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, PO वेक्टर अब लेने वाले हैं, PO वेक्टर अब लेने वाले हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्शन उल्टा है। मैं बोल रहा हूं कि PO वेक्टर ऐसे घूमेगा, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है, तो माइनस साइन लेना है आपको, माइनस PO वेक्टर। अब चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं इक्वल टू 0। ओके, OQ वेक्टर क्या है? OQ वेक्टर है R0 वेक्टर प्लस QP वेक्टर क्या है? QP वेक्टर है R वेक्टर माइनस PO वेक्टर, मतलब ये वाला R1 वेक्टर इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है R वेक्टर, ये वाला वेक्टर हमें निकालना है। तो यहां से R वेक्टर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R0 वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R0 वेक्टर, ये वाला वेक्टर आ गया हमारा R वेक्टर। हमें यही निकालना था, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर Q और P पॉइंट के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर मिल चुका है। ठीक है, और हमारे पास चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बताओ, और इसकी ही वैल्यू हमें निकालनी है। सपोज मान लो कि ये पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज निकालना है, तो हमने क्या किया था पिछले वीडियो में? यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 को रख दिया था। क्या किया था? टेस्ट चार्ज को रख दिया था। तो मैं अगेन टेस्ट चार्ज को रख रहा हूँ पॉइंट P पे, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा एक बार बता दो मुझे। फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q इंटू Q0 टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये R क्या है? ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि R वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं अभी R लेके चल रहा हूं। ओके, तो R क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओके, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो क्या इसके पास डायरेक्शन होगा? और डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है। और अगर डायरेक्शन को मेंशन करना है आपको मैग्नीट्यूड के साथ, तो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर लूंगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और उसको मैं बोलूंगा R कैप। यूनिट वेक्टर है जो कि इसी डायरेक्शन में है, कुछ इस तरीके से, विच इज इक्वल्स टू R कैप। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? फोर्स आ गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लिमिट लगाई थी, लिमिट
टेस्ट चार्ज जो हमारे पास था Q नॉट टेंड्स टू 0 किया था, ओके। फिर हमने फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज किया था, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो फोर्स हमने ऊपर क्या निकाला देख लो, ऊपर में फोर्स बता दो, K कैपिटल Q नॉट आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट। यहाँ पे हम Q नॉट से डिवाइड दे रहे हैं टेस्ट चार्ज से, तो यहाँ पे भी मैं डिवाइड दे दूँ, ओके। अब आप देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, देखो K Q आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। लेकिन इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स रखेंगे और उसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, वो हमारा क्या होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आर का स्क्वायर मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास आर वेक्टर क्या था, R1 माइनस आर नॉट वेक्टर था, ओके। ये हमारे पास क्या आ गया था, पोजीशन वेक्टर आ गया था बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P। अब इसका मॉड्यूलस ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो R1 वेक्टर माइनस R नॉट वेक्टर, इसका मॉड्यूलस ले लिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो यही मैग्नीट्यूड आपको यहाँ रखना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे रख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ आर कैप डिवाइड बाई आर का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R1 माइनस आर नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। बताओ, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ओके। अब देखो, अब हमारे पास ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बताओ। यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ, यूनिट वेक्टर को मैं लिखूंगा आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर अपॉन जो है उसको एज इट इज रख दो, R1 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर का स्क्वायर, मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने मॉड्यूलस निकाला था आर वेक्टर का वो भी यही होगा। आर वेक्टर का मॉड्यूलस निकालोगे तो क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो अगेन मैं उसको रख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ अपॉन, इसको मॉड्यूलस करोगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो R1 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ऊपर है आर वेक्टर, नीचे डिवाइड बाई आर वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आया था, R1 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, यही आया था मॉड्यूलस, ठीक है। अब ऊपर में देखो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर हमने क्या निकाला था, देखो यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ये आर वेक्टर की वैल्यू मैं उठा के इस एक्सप्रेशन में रखूंगा और जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वही क्या होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दूं क्या, थोड़ा जगह नहीं मेरे पास, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो आर वेक्टर था इसके जगह पे इसकी वैल्यू रख दी, ओके। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, KQ अपॉन, अब देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और यहाँ पे एज इट इज एक और मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये दोनों इनटू होके क्यूब हो जाएंगे, मतलब पावर 3 हो जाएगा। पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों इनटू होके पावर 3 हो जाएंगे। तो मैं नीचे लिख सकता हूँ R1 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर का क्यूब। बताओ कोई दिक्कत है। और ये जो आर वेक्टर है इसकी वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, R1 वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे में पावर 3 आ गया, ऊपर में इसके पोजीशन वेक्टर आ गए बीच के और K इंटू क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेक्टर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का था KQ अपन आर स्क्वायर, हमने सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर से इंटू किया है इसके अंदर। उसके बाद जो भी हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया वही हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था आपको, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन अगर एक क्यू चार्ज है तो उसके लिए हुआ, मतलब अगर एक क्यू चार्ज पॉइंट क्यू पे रखा हुआ है और हमसे बोलता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे क्यू चार्ज होते, बहुत सारे चार्जेस इसके अराउंड होते और हमसे बोलता कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो चलो वो समझते हैं। उसको हम बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे कितना होता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे, ओके। इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप चार्जेस। मतलब बहुत सारे चार्जेस अगर एक साथ हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखो समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं वाई एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। सपोज मान लो कि यहाँ पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जब हमारे पास बहुत सारे चार्ज होंगे इसके सराउंडिंग। सपोज मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1
और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। स्पेशली मैं ब्लू लाइन से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। उसी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हमारे पास R वेक्टर हो गया, ये R1 वेक्टर हो गया। सपोज यहाँ पे चार्ज Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2 वेक्टर। सपोज यहाँ पे चार्ज Q3 है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R3 वेक्टर। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है। मान लो Qn चार्जेस है, टोटल Qn चार्जेस है। तो हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सपोज मान लो कि ये जो Q1 चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा कुछ इस तरीके से। ओके, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E2, ऐसे ही अप टू En होंगे इसके ऊपर। ठीक है, En होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो E नेट इक्वल्स टू क्या करेंगे, सारे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू En, जितने भी चार्जेस होंगे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दिया। अब हम लोग इसको डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर पाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हमेशा। आपको पता है कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने वेक्टर चैप्टर किया होगा तो आपको पता है कि वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता है, उसके अंदर से रिजल्टेंट निकालते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है। सिंपली अभी आप ये समझो कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके वेक्टर फॉर्म के उन सबको ऐड कर देना है एट पॉइंट P। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा देखना एक बार। E नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा K है, समीशन ऑफ QI इंटू R वेक्टर माइनस RI वेक्टर डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का क्यूब। यही तो आया था हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी देर पहले निकाले थे, उसका एक्सप्रेशन भी तो ऐसा ही था। ओके, तो I की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी जितने भी चार्जेस होंगे। इसका मतलब I की वैल्यू आपको सबसे पहले 1 रखनी है। अगर आपके पास Q1 चार्ज है तो 1 रखोगे, तो 1 की वजह से जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको लिखोगे प्लस, इसका मतलब समीशन होता है, फिर ऐड करेगा। I की वैल्यू 2 रखोगे। ऐसे ही जितने भी चार्जेस होंगे उन सब की वैल्यू रख के आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप चार्ज। जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा ये होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारे पास, कुछ इस तरीके से आ गया। और ये जो R वेक्टर देख रहे हो, R वेक्टर, ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? ये पॉइंट P का, जिस पॉइंट पे हमें निकालना होगा ना उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे कि अलग अलग चार्ज रखने से कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर होता है। उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड प्लस एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होगा और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यही तो किया था। बताओ, यही तो फॉर्मूला था हमारा। अब यहां से अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नॉट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्यू नॉट चार्ज बीच में रख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इतना फोर्स लगेगा जब भी आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ओके, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ओके, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से, इसके अंदर भी इसी डायरेक्शन में, ओके, तो आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्स होती है कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर कन्वर्स होती है कुछ इस तरीके से। ओके, बताओ, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारे पास ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा? वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, और हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज में से डाइवर्स होती है, तो हमने कंसीडर किया कि यहां पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। बताओ, कोई दिक्कत है? ओके, क्योंकि यहां से डाइवर्स हो रही है और यहां पे कन्वर्स हो रही है, तो मैंने मान लिया। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि यहां पे एक टेस्ट चार्ज है Q0,
ओके अब आपको बताना है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, दोनों चीज बतानी है। तो आपको देखो यहाँ पे समझना है इसको। सपोज मैंने चार्ज यहाँ पे रखा और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, आपको मैं बता दिया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज। ओके तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, डायरेक्शन ये है। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है, तो आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन है, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ही इसका डायरेक्शन इस साइड है। ओके तो ऐसा सोचोगे तो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा कुछ इस तरीके से, बताओ। या फिर आप ये समझ लो कि यहाँ पे नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन उधर है। देखो दोनों साइड से सही हो गया, यहाँ से रिपेल कर रहा है, यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, फोर्स की वैल्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी चार्ज है यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज कितना है क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे ई वेक्टर। तो फोर्स कितना लग रहा है क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन मेंशन करना है तो आपको वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तब। ओके अब यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, क्या रख रहा हूँ, नेगेटिव क्यू नॉट रख रहा हूँ। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में है यहाँ पर भी। ओके तो मैंने मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके अब आप एक चीज देखो, हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, एफ वेक्टर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे या फिर यहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, मतलब इधर ही जा रहा है, दोनों साइड से सही हो गया। फोर्स का डायरेक्शन हमें निकाल दिया। फोर्स का वैल्यू क्या है बताओ, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो। अब डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दिया इसीलिए मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। ये दोनों चीज मैंने आपको ये दोनों डायग्राम में समझाने की कोशिश की। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके इसको मैं रफ कर दूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो। ओके अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, डायरेक्शन को समझते हैं इसकी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट पी पे कहता है कि भैया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है इस चार्ज से और इसका कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यू है। ओके तो हमें बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। दूसरा चार्ज दिया है माइनस ऑफ क्यू और बोल रहा है कि स्मॉल आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे इसका डायरेक्शन और वैल्यू दोनों निकाल के बताइए। तो क्या आप निकाल सकते हो बताओ, पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो निकाल सकते हो। सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होगी, मतलब कुछ इस तरीके से बाहर के साइड निकलेगी। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर कन्वर्ज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये बेसिक फंडामेंटल है चार्ज का, ठीक है। तो अब आप इस पॉइंट पी पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से कितनी होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर के साइड, इसके साइड होगा। तो चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे सीधा एक लाइन पकड़ो और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर कन्वर्ज हो रही है, मतलब डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर के साइड होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके अब बात करते हैं कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली वैल्यू निकालते हैं कि कैपिटल क्यू जो भी हमें चार्ज दिया है अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस चार्ज के बीच में, एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्मॉल आर का डिस्टेंस है। ओके तो ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। डायरेक्शन मेंशन करना है तो आई कैप जे कैप के कैप की हेल्प से आप डायरेक्शन मेंशन कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक फंडामेंटल इसके अंदर यही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होती है, इस तरीके से बाहर निकलती है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज हो जाएगी, उसके अंदर आके टर्मिनेट करेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट करती है। ओके तो आई होप आपको ये डायरेक्शन समझ में आया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके थर्ड प्रॉपर्टी है टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट gives direction of electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हो। तो भैया आप बना के दिखाओ। तो चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, मतलब ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। हमें कहता है कि पॉइंट पी पे आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट पी पे निकालना है। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनाओगे, ओके। इस टेंजेंट का जो भी डायरेक्शन होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे डायरेक्शन होगा, पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। अगर मुझसे कहता है कि भैया यहाँ पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनाऊंगा, ओके। और ये जो आगे जा रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा वहां पे आपको सिंपली एक टेंजेंट बनाना है और वही टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ऐसा क्यों नहीं कर सकती, चलो समझते हैं। मान लो सपोज कि मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रॉस करवा दिया इस तरीके से, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको पता है कि अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है और हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगे। इस पॉइंट पे एक इधर बनेगा टेंजेंट, बताओ, और एक टेंजेंट इधर बनेगा। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई भी एक होगा तो दो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओके। आपको समझ में आ गया? हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन होगा, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इन क्लोज लूप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना क्लोज लूप में कभी नहीं होगी, इस तरीके से लूप नहीं बना रही होगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर एक जगह से निकलती है तो दूसरी जगह जाके टर्मिनेट करेगी, ना कि ऐसे लूप बनाएगी, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इन क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। चलो आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आपको लगता है कि प्रॉपर्टीज क्या याद करना है? जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो प्रॉपर्टीज ही आपको काम आएगी, ओके। चलिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने सरफेस से नॉर्मली बाहर निकलती है, डाइवर्ज होती है। फॉर एग्जांपल मान लो ये चार्ज है, प्लस चार्ज, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना बाहर, वो इसके सरफेस के 90 डिग्री पे नॉर्मली निकलेगी, कुछ इस तरीके से। आप समझ रहे हो? यहां से निकलना होगा तो इस तरीके से निकलेगी 90 डिग्री पे, अगर यहां से निकलना होगा तो इस तरीके से सरफेस से 90 डिग्री पे निकलती है। ये हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि नॉर्मली अपने सरफेस से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। अब चलो सेवंथ प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी ये है, सपोज मान लो कि मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दिया, ओके। सपोज मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। आपसे ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कौन से पॉइंट पे ज़्यादा होगी, पॉइंट ए पे ज़्यादा होगी कि पॉइंट बी पे ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट ए पे ज़्यादा होगी पॉइंट बी से, बिकॉज ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुगेदर बहुत क्लोज है, बहुत पास है। तो जहाँ पे इंटेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखोगे तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है एज कंपेयर टू पॉइंट ए। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुगेदर बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम है, ओके। तो चलिए, ये हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी था। अब हम स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई भी दो डिफरेंट चार्ज, सेम चार्ज या फिर अलग अलग चार्ज रखते हैं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर क्या होता है, और उन बिहेवियर की वजह से न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होता है। जहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं जहां पर हम न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर क्या होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स between the charges, between the charge. ओके अब हम लोग अलग अलग चार्ज रखेंगे और उसके प्रॉपर्टी को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड को कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट है, कहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं कांस्टेंट है और कहाँ पे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही नहीं कांस्टेंट है। तो ऐसे केस को पहले स्टडी करते हैं। तो केस नंबर 1 हमारा हो जाएगा सबसे पहले, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से इक्वली डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन भी सेम है कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कांस्टेंट। इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है ये सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन तो सेम है ही इसका। तो अगर ऐसा केस आता है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होंगे। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, दूसरा नीचे है और फिर सेम है पूरा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है और बाकी सब एक साथ है कुछ इस तरीके से और डायरेक्शन सबका सेम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट, अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। यहां पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है और बाकी सब में सिमिलर है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया, इसीलिए मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। थर्ड केस देखो, थर्ड केस के अंदर मैं कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन है, सेम है। ओके तो अगर आप यहां पर देखते हो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो एक अलग डायरेक्शन देगा, यहां पे बनाऊंगा तो ये इधर देगा, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या होगा, थर्ड केस हमारा डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, ये हमारा थर्ड केस आ गया। हमने क्या क्या देखा, पहले में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, सेकंड में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है, थर्ड में डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ केस देखेंगे जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट नहीं होंगे। ओके तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके फाइन, तो ये हमारा फोर्थ केस बनने वाला है। अब फोर्थ केस में देखो क्या होगा, फोर्थ केस में कुछ इस तरीके से डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखो यहां पर अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप है वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, इसमें ज़्यादा इसमें कम, इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से। और डायरेक्शन इनका हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से और इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। ये सारे कंसेप्ट आपको वहां पे काम आएंगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको दे देगा कि क्यू चार्ज है, 2Q चार्ज है, तो आपको उन चारों ऑप्शन में से बताना होगा कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा, या फिर आपसे ये पूछ देगा क्या ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट केस थे। ओके तो अब हम लोग बात करेंगे कि दो डिफरेंट चार्ज या फिर दो सेम चार्ज को साथ में लाते हैं तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है। ओके तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों को स्मॉल r डिस्टेंस के बीच में रखा है। ओके यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर Q1 चार्ज है और इसके ऊपर Q2 चार्ज है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2। अभी मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आप मेंशन कर लेना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड मैं भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होगी। और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेगी। कैसे, देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे निकलेगी, 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 फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही हैं, मतलब बाहर के साइड निकल रही हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर हो गया। अब आप ये जो बीच में स्पेस देख रहे हो ना, खाली स्पेस देख रहे हो, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है समझिए, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी।
यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी यहाँ पे। ओके, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि आप बताइए दो चार्ज रखे हुए हैं तो इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कहाँ होगा, तो आपको निकालना रहेगा कि न्यूट्रल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो प्लस चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसे होता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक पॉजिटिव रखूंगा और एक नेगेटिव रखूंगा, उसके बाद चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन दोनों के बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसके अंदर केस देखते हैं जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको मैं रफ करता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं और एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं। ओके, इसके ऊपर Q1 है और Q2 है। अगेन मैं बताना चाहता हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का डिस्टेंस स्मॉल r है। ओके, तो ये प्लस चार्ज है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होंगी, मतलब बाहर के साइड निकलेगी कुछ इस तरीके से। बताओ, ऐसे ऐसे निकलेगी, बताइए। और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ज होगी कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, अब आप देखो इसके अंदर से डाइवर्ज हो रही है और इसके अंदर से कन्वर्ज हो रही है, तो क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे? ऐसे कुछ इस तरीके से अट्रैक्शन हो जाएगा इनके बीच, बताओ। तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगी ऐसे, और ये बाहर से आके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, तो इनके बीच का बिहेवियर प्लस और नेगेटिव चार्ज जब भी आप रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर ऐसे होता है। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने बताया ना कि यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों साइड से सिमेट्री होगी, इधर से भी सिमेट्री होगी, इधर से भी सिमेट्री होगी, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तब। लेकिन भैया अब क्या होगा जब मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, चेंज करता हूं दोनों के चार्ज में मैग्नीट्यूड का, तो बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको चेक करते हैं। ओके, चलिए इसको मैं रफ करता हूं। सपोज मान लो यहां पे मेरे पास 2Q चार्ज है प्लस, ओके, और यहां पे मेरे पास Q चार्ज है छोटा सा -Q। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होंगी, तो कुछ इस तरीके से जाके इसके साथ अट्रैक्ट कर लेगी। बताओ, ऐसे ऐसे इस तरीके से जाके अट्रैक्ट कर लेगी और यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से। और यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी जो कि इसके ऊपर से कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, और एज इट इज़ यहाँ से भी निकलेगी और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर से ऐसे निकल जाएगी। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो ये है कि ये जो स्पेस देख रहे हो बीच में, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव केस आता है जहां पर हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस चार्ज के पास होगा। अगर मान लो यहां पे दो पॉजिटिव चार्ज होते या फिर दो नेगेटिव चार्ज होते, तो दोनों का न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में होता। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और ऊपर से इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसके पास होगा। इसका मतलब जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है वहीं पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, उसमें आप पक्का फंसोगे। तो इसीलिए आपको नोट करना है कि जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके आसपास ही न्यूट्रल पॉइंट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि दो अलग चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, दो सेम चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव रखते हो और छोटा बड़ा मैग्नीट्यूड रखते हो तो कैसा होगा। ये जो आप रीजन देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा रीजन हो जाता है, और इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। सपोज मान लो ये x डिस्टेंस पे है तो ये x क्या होगा, यहाँ से पास होगा। तो आई होप आज के ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। ओके फाइन, चलिए सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे Q चार्ज है प्लस Q चार्ज, और यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। हमें पूछ रहा है कि भैया न्यूट्रल पॉइंट बताइए इन दोनों के बीच में कहाँ होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखते हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो देखने से ही पता लग रहा है कि बीच में कहीं पे इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब r/2 डिस्टेंस पे इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये तो हमने देख कर बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हमें इसको डिराइव करना होगा और इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या होगा। ओके, तो चलो सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस x है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए।
दिमाग में रखना कि r/2 पे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे x डिस्टेंस कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, अगर ये x है यहाँ से, ये x है यहाँ से, मैंने क्या बोला था, जिसका भी मैग्नीट्यूड छोटा होगा वहीं से x लेना, लेकिन यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप चाहे कहीं से भी x ले लो, आंसर सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x लिया, तो अगर मेरा ये x हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r - x हो जाएगा। बताओ, यहाँ से यहाँ तक x है तो ये वाला डिस्टेंस, ये माइनस ये कर दोगे तो ये आ जाएगा r - x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट P ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो ये कंडीशन है, जिस भी पॉइंट पे ई नेट वैल्यू की 0 कर देंगे वो पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। तो ई नेट को मैं 0 करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं कि इस पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू सपोज E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ठीक है, तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करेंगे, मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, E1 - E2 = 0 कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, तो E1 - E2 करूंगा तो वो 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो E1 की वैल्यू रखो। E1 हमारा क्या था, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या था, देखो K कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इस पॉइंट तक, r - x है तो r - x का स्क्वायर माइनस करेंगे, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है, x है, तो x का स्क्वायर = 0। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो KQ अपॉन r - x का स्क्वायर = इसको उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, KQ अपॉन x स्क्वायर, KQ से KQ कैंसिल हो गया, तो क्या आया, x स्क्वायर = r - x का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों स्क्वायर है और LHS = RHS है, तो अंदर वाली क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, x = r - x, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2x = r, तो x = r/2। जो हमने पहले गैस किया था वही आंसर है, r/2, मतलब r/2 पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, r/2 पे क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली मैं ये समझाने के लिए किया, तो हम लोगों ने देखा कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो r/2 पे इसका न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को चेंज करूंगा और देखेंगे क्या हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता है। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया है कि जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास आएगा न्यूट्रल पॉइंट, लेकिन अब हम लोग देखेंगे चेक करके क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं। ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके अंदर सपोज मैंने एक चार्ज दे दिया +Q और एक चार्ज दे दिया 4Q, इन दोनों का डिस्टेंस स्मॉल r है। आपको बताना है कि इन दोनों की वजह से न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो मैंने क्या बोला था, स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होगा। तो लेट एज्यूम कि यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट है, इसका डिस्टेंस x है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r - x। बताओ, ओके, और अगर यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, E1 - E2 = 0 कर दूं। ठीक है, E1 मतलब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब E1, और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड = E2। तो E1 क्या हो जाएगा, देखो KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस E2 मतलब इसकी वजह से K 4Q डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r - x का स्क्वायर = 0। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आता है, KQ अपॉन x स्क्वायर = सट जाएगा, तो 4KQ डिवाइड बाई r - x का स्क्वायर, KQ से KQ कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ से क्या आया, 4x स्क्वायर = r - x का स्क्वायर। ओके, इसको मैं स्क्वायर में डाल देता हूँ, मतलब 2x का स्क्वायर = r - x का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि LHS = RHS है और दोनों ब्रैकेट में स्क्वायरिंग है, तो ये दोनों क्वांटिटी अगर सेम होंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है कि LHS = RHS हो जाए। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x = r - x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा तो 3x = r, तो x की वैल्यू क्या आ गई, r/3। तो आप देख सकते हो कि पहले आंसर क्या आया था, x = r/2। जब दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के थे तो क्या आया था, r/2 आया था, लेकिन जैसे ही मैंने एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 4Q किया तो r इधर शिफ्ट हो गया, मतलब r/3 कहीं यहाँ पे आ गया। पहले कहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था r/2 पे, जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड मैंने इसका बढ़ा दिया तो छोटे वाले चार्ज के पास न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो गया। अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना होगा शॉर्टकट तरीके से तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नोट कर लेना, ये शॉर्टकट है। इसका यूज़ सिर्फ आपको चेक करने के लिए करना है कि जो मैंने आंसर निकाला है इस प्रोसेस से क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है, देखो क्या होगा, √Q1 डिवाइड बाई √Q1 प्लस √Q2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, मान लो L।
ऐसा कब करना है देख लो, अगर दो चार्ज रखे हो, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस L है, और ये Q1 क्या है, जिस भी चार्ज की मैग्नीट्यूड सबसे छोटा होगा वो हमारा Q1 होगा, तो Q1 इज लेस देन Q2। Q1 क्या होगा, छोटा वाला चार्ज होगा, तो आप ऐसे रखोगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ओके, तो चलो हम लोग इसका आंसर निकाल के देखते हैं क्या इससे इसका आंसर डायरेक्ट आता है। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा चार्ज क्या है, Q, और 4Q में Q छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालता हूँ, देखो हमारे पास Q छोटा है तो √Q ऊपर चला जाएगा, नीचे √Q प्लस सेकंड चार्ज क्या है, √4Q, ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या है, R है। ओके, तो ऊपर में Q हो गया, नीचे में Q को कॉमन ले लो, Q को कॉमन लोगे तो 1 + 4 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू R। ओके, Q से Q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर में बचा R और नीचे 1 + 2 विच इज इक्वल टू R/3। तो यहाँ से भी आंसर देखो डायरेक्ट आ गया, सिर्फ 2-3 स्टेप में आंसर आ गया, ये शॉर्टकट था। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ऐसे डेली लेक्चर्स हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और आप अपना पढ़ाई करते रहिए। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, सालों लग जाते हैं रिजल्ट आने में। ओके, और आपको हार नहीं मानना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाइए पढ़ाई करिए, बाय। Across the way and I think about that moment every day.